तो याद रखेंगे जिस झांसी की रानी को हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, सबसे पहले इस झांसी को जानना होगा कि ये झांसी क्या है और वहाँ की रानी कौन है। इसमें से सुभद्रा कुमारी चौहान ने कौन सी कहानी लिखी है। याद चूँकि 14 अगस्त है बच्चे, और आज आज़ादी का अमृत महोत्सव भी हम लोग मना रहे हैं, और ऐसे मौके पे आज हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है झांसी की रानी। इस झांसी की रानी को समझने के साथ ही आज़ादी के बारे में भी हम समझेंगे बच्चे। तो शुरुआत करेंगे हम बिल्कुल विश्व में मानव के इतिहास से। याद करो बच्चे, आज से 450 करोड़ वर्ष पूर्व, कोई भी विद्यार्थी बोलेगा नहीं और सभी शांति से समझेंगे कि 450 करोड़ वर्ष पूर्व इस संसार में पृथ्वी नहीं था बच्चे। इस पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य के दहकते हुए गोले से 450 करोड़ वर्ष पूर्व हुई, और उस गोले से एक छोटा सा टुकड़ा आकर ब्रह्मांड में एक जगह स्थिर हो गया, और वही कहलाया हमारा पृथ्वी। इस पृथ्वी पर कोई जीव जंतु नहीं थे बच्चे। शुरुआती दौर में इस पृथ्वी पर वह केवल गर्मी थी, अभी हमारी पृथ्वी दहक रही थी बच्चे। लेकिन करीब 150 करोड़ वर्ष पूर्व तक, माने समझो कि 450 करोड़ वर्ष पूर्व से होकर 150 करोड़ वर्ष पूर्व तक आते आते पृथ्वी इतनी ठंडी हो गई कि अब इसके चारों तरफ पानी ही पानी हो गया बच्चे, और बीच में स्थल का कुछ भाग हो गया। पृथ्वी के चारों तरफ जो पानी ही पानी हुआ उसे क्या कहा गया? पेंथालासा। क्या बोला गया? पेंथालासा। और बीच में, पृथ्वी के ठीक बीच में जो स्थल था उसे कहा गया पेंजिया। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित मेरा वीडियो है यूट्यूब पे, तुम सभी देखोगे। पीछे इसको सर्च मार लेना, ज्योग्राफी वाले हिस्से में मिल जाएगा तुम्हें प्लेलिस्ट में। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई मानचित्र के साथ वहाँ मैं समझा रखा हूँ। यहाँ मैं शॉर्टकट में बताऊँगा। आने वाले समय में पेंजिया में टकराहट हुआ बच्चे, और वह अलग अलग 7 महादेश बना दिया, और उसी 7 महादेश में हमारा एशिया महादेश के दक्षिणी हिस्से में भारत नामक देश बना। इस भारत में अगर हम बात करें बच्चे, तो पहली बार मानव रहना, उठना, बैठना, खाना, पीना, जीना, पशुपालन करना और कृषि करना व्यवस्थित ढंग से जब सीखा, उस सभ्यता को, उस काल को कहा गया सिंधु घाटी काल। काल को क्या कहा गया? और उसे ही हड़प्पा काल के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे कि शुरुआती दौर में जो मानव था, आज की तरह मानव नहीं था बच्चे। मानव की उत्पत्ति प्राइमेट नामक बंदर से हुई है। किससे हुई है? प्राइमेट नामक बंदर की जब पूंछ धीरे धीरे पीछे से कट गई और वह हल्का सा खड़ा होने लगा मानव की तरह, तो उसके साथ एक शब्द जोड़ दिया गया, होमो। कौन सा शब्द? तो होमो का मतलब होता है मानव। जिसके साथ होमो लगा रहेगा उसे क्या समझेंगे? तो प्राइमेट बंदर के बाद जो पहली बार मानव की जो उत्पत्ति हुई, मानव जो बना वही प्राइमेट बंदर बना, बदल कर उससे कहा गया होमोनाइड। क्या बोला गया? उसके बाद बना होमोनीड। होमोनीड के बाद बना होमोसेपियंस। तो हम जो होमोसेपियंस के वंशज हैं, होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। 1 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछता है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस का मतलब होता है ज्ञानी मानव। तो मानव जब ज्ञानी हुआ तो ज्ञानी मानव बनने के बावजूद होमोसेपियंस मानव जो था विश्व के अलग अलग जगह पे रहते थे। ये खाना में क्या खाते थे? कंद मूल, फल, फ्रूट्स, वृक्ष की डाली, पत्ती, फल, ये खाते थे। और साथ ही साथ खाते थे मांस। जानवर जो भी मिल जाता, कुत्ता, भेड़, बिल्ली, बकरी, सियार, ये जो भी मिलता था, हम सभी मानव के वंशज उसको खाते थे। जानवर अटैक करता था मानव पे, हम मानव अटैक करता था जानवर पे। तो शुरू से ही हमारे वंशज मांसाहारी रहे हैं और शाकाहारी भी रहे। मानव खाना तो कहीं भी खा ले, लेकिन पीने के लिए उसे क्या चाहिए? तो पानी की तलाश में मानव उस जगह रहना पसंद किया जहाँ भरपूर पानी उसको सालों भर मिले। तो भारत में
भारत के उत्तर पश्चिम में एक नदी थी जिसे कहा गया, कौन सी नदी? सिंधु नदी। एक बहुत बड़ी नदी थी बच्चे। सिंधु नदी के किनारे ही मानव रह गया। अब मानव ने सबसे पहली एक सभ्यता विकसित की, जिसके वजह से सिंधु नदी के नाम पे उस सभ्यता को कहा गया सिंधु घाटी, उसे ही कहा गया हड़प्पा। अब सोचो सिंधु नदी, कल महाभारत के चैप्टर में मैंने तुम्हें बताया था कि भारत का आज जिसे हम इंडिया कहते हैं, इसको और किस नाम से जानते हैं? भारत के नाम से। तो भारत को भारत क्यों कहा जाता है बच्चे? तो राजा दुष्यंत के बेटे न कहकर उनका वंशज कहेंगे हम लोग। उनके कई पुस्तकों में आते हैं। तो हाँ, दुष्यंत के पुत्र थे वो। दुष्यंत के पुत्र और शकुंतला के पुत्र राजा भरत थे। अब भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम क्या पड़ गया? हाँ, ये कल के वीडियो में मैं डाला हूँ बच्चे, महाभारत पार्ट 1 में। आज महाभारत पार्ट 2 भी डाल दूँगा और महाभारत समाप्त करूँगा मैं। तो समझो बच्चे, जिसे भारत कहा गया उसे ही हिंदुस्तान कहा जाता है। आज हम सभी फख्र से बोलते हैं कि हम हिंदू हैं। क्या बोलते हैं जी? यहाँ का हर मुसलमान या हर समझ लो कि हिंदू, ये सभी के सभी हिंदू हैं। कोई मुसलमान नहीं, कोई हिंदू नहीं। हिंदू क्या है? हिंदू कोई धर्म सूचक शब्द नहीं है। प्राचीन काल में, फिर से समझो, भारत के पश्चिम में, कहाँ पे? पश्चिम में एक नदी थी, सिंधु नदी। सिंधु नदी 11वीं शताब्दी में जब ईरानी हमारे देश में आए तो ईरानी भाषा में स का उच्चारण ह होता है। क्या होता है? तो जिसे हम सिंधु कहते हैं, ईरानियों ने उसे क्या कहना शुरू कर दिया? हिंदू। हिंदू आ रहा समझ में ना? और उसके बाद आए अरब वाले। तो अरब वाले जब आते थे तो जिस जगह पे जाते थे उसमें स्थान को अस्तान कहने लगते थे, माने एक शब्द जोड़ देते अस्तान। तो हिंदू जो ईरानियों ने हमारे देश के नदी का नाम रखा, उस नदी में अरब वालों ने अस्तान जोड़ दिया, तो हम लोग क्या बन गया देश ही हमारा? हिंदुस्तान। आज हम जिस हिंदुस्तान को हम पसंद करते हैं बच्चे, सच पूछो तो हिंदू पूरे वेदों में अगर देख दें, पूरा वेद की मैं बातें करता हूँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, हिंदू शब्द कहीं नहीं मिलेगा बच्चे। हिंदू शब्द 11वीं शताब्दी में ईरानियों के आने से बना है। आ रहा समझ में ना? और सिंधु नदी के नाम पे हिंदू जगह हो गया, और हिंदू माने नदी के आसपास के लोग क्या कहला गए? हिंदुस्तानी। समझ में आ गया ना? अब कहानी शुरू होती है बच्चे। जिस हिंदुस्तान की मैं बातें कर रहा हूँ, उस हिंदुस्तान की पहली सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? आने वाले समय में वो सभ्यता खत्म हो गई तो दूसरी सभ्यता आई, वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता की बातें करेंगे बच्चे। और वैदिक सभ्यता की जब हम बात करेंगे तो वैदिक सभ्यता जब समाप्त हो जाएगा तब आएगा कौन सा? महाजनपद काल। अब महाजनपद काल जब समाप्त होगा तब कौन सा काल आएगा? मौर्य काल। मौर्य काल का महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक आदि ग्रेट आएंगे बच्चे। मौर्य काल समाप्त हो जाएगा तब कौन सा काल? मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त काल। गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल। ये सभी नोट्स में तुम्हें मिल जाएंगे बच्चे। बहुत सारे बच्चों को मिला हुआ है, हिस्ट्री के नोट्स में तुम लोग देख लोगे। गुप्तोत्तर काल में ही हमारे देश पे बाहरी लोगों ने आक्रमण किया। 712 में मोहम्मद बिन कासिम अरब का शासक था जो आक्रमण किया, और आक्रमण करके हमारे देश को विदेशियों के लिए खोल दिया। अब बोल दिया कि अरब वालों आओ इस हिंदुस्तान पे राज करो। चल दिया वहाँ से 1000 ईस्वी में कौन? महमूद गजनवी। कौन आया? 1000 से लेके 1027 ईस्वी तक उसने भारत पर 1 बार, 2 बार, 3 बार नहीं, कितने बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया बच्चे। और भारत को लूटा, हिंदुस्तान को लूटा बच्चे उसने। यहाँ के सोना, चांदी, तांबा सब लेकर तो गया ही। जितने देवी देवता सोना के बना के रखे गए थे मंदिरों में, लूट कर लेकर चला गया बच्चे। आ रहा समझ में? और इस तरीके से फिर 1191 ईस्वी में
तराइन के प्रथम युद्ध में कौन आया? मोहम्मद गोरी, जिसको पृथ्वीराज चौहान ने बड़ी पराजित किया बच्चे और मारकर खदेड़ दिया यहाँ पे। लेकिन अगले ही साल 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में फिर आक्रमण किया और मोहम्मद गोरी को समाप्त करके वहाँ हमारे देश में, इस देश में अपना एक गुलाम बना दिया बच्चे। जिस गुलाम को ही हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं गुलाम वंश। तो अब शासन शुरू हो गया। जिस देश में प्राचीन काल में हमारे देश के राजा रहते थे, मध्यकाल शुरू हो गया बच्चा। मध्यकाल में दिल्ली पर पहला कौन सा वंश शासन किया? गुलाम वंश। अब उसके बाद गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये सब शासन करते रहेंगे बच्चे। आज जब दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगा तो इसी दिल्ली के सत्ता पे एक बार पुनः स्थापित हो जाएंगे कौन? अफगान के चगताई तुर्क शाखा का तैमूर लंग का वंशज बाबर। कौन आएगा? और बाबर आएगा 1526 ईस्वी से लेकर, और समझ लो बच्चे 1526 से लेकर और 1857 ईस्वी तक। खूब बढ़िया समझेंगे। यहीं से कहानी शुरू हो रही है। रानी लक्ष्मीबाई की बच्चे 1857 तक कहीं न कहीं छिटपुट तरीके से मुगलिया सल्तनत का शासन हमारे देश पे रहेगा बच्चे। बाबर से लेकर 1857 में जब ये झांसी की रानी ऐलान जंग करेगी बच्चे, उस समय यहाँ का मुगल शासक होगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। कौन रहेगा? तो अब हम कहानी पढ़ रहे हैं बच्चे। मुगल काल में एक दो नहीं, कुल मिलाकर 27 शासक होंगे, जिसमें से महत्वपूर्ण शासकों में याद रखोगे सबसे पहले बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, वही जहांगीर जो सलीम के नाम से बचपन में जाना जाएगा और जिसे अनारकली से प्रेम हो जाएगा बच्चों। और वो अनारकली जिसके बारे में जब अकबर को पता चलेगा तो अकबर बोलेगा उस अनारकली को कि अनारकली मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा और सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा। इतिहास के पन्नों से अनारकली को गायब कर दिया जाएगा बच्चे। वो मुगलिया सल्तनत हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे। अब उसका बेटा आएगा कौन? शाहजहां। तो जहांगीर का बेटा जो बचपन में सलीम के नाम से जाना जाएगा, अनारकली से प्रेम करेगा, वो जहांगीर जो बुढ़ापे में जाकर नूरजहां से शादी करेगा। नूरजहां ऐसी औरत जिसका पति मर गया है, बेवा औरत है वो, और उससे ये निकाह करता है, शादी करता है। और उस जहांगीर का बेटा शाहजहां, वो बता दो बच्चों, क्या अपने पिता से कम होगा? नहीं होगा बच्चे। इसलिए लेकिन वो बेचारा शरीफ किस्म का आदमी है, उसकी शादी होगी मुमताज़ बेगम से। किससे होगी? वही मुमताज़ बेगम। कहते हैं किसी को शिद्दत से प्यार मत करो बच्चों। जिस दिन तुमने ऐसा किया तो फिर वो चीज़ें तुम्हारे पास रह नहीं पाती है। मुमताज़ बेगम से इतना प्यार करेगा शाहजहां कि बेचारी मुमताज़ बेगम मर जाएगी। अब मर जाएगी तो अब इसको बहुत याद आएगी अपने बेगम की। तो उस मुमताज़ की याद में शाहजहां आगरा में ताज महल का निर्माण करा देगा और अपने लाल किले के झरोखे से खड़ा होकर जब ताजमहल को देखेगा बच्चों, तो उसे अपने मुमताज़ की याद आ जाएगी। तो उस तरीके से मुगलिया सल्तनत को हम लोग पढ़ते गए हैं बच्चे। उसी मुगलिया सल्तनत के समापन पर 1600 ईस्वी में इधर बीच में समझ लो बच्चे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। अंग्रेज़ हमारे देश में आते हैं व्यापार करने के लिए। क्या करने आएंगे? खूब ठीक से समझना बच्चे, काफ़ी इम्पोर्टेंट। अब मूल थीम पे आते हैं। इस झांसी की रानी को पढ़ाने के लिए 14 मिनट से मैं जो लेक्चर दे रहा हूँ भारत के इतिहास को बताने के लिए, चूँकि कल हम लोग आज़ादी पर्व यहाँ मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। अभी हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो भारत के इतिहास जानना हमारे लिए ज़रूरी है बच्चे। तो 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई स्थापना करने के बाद व्यापार करने के लिए, लेकिन व्यापार करते धीरे 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 पूरे भारत को
जकड़ के रखी है बच्चे। सबसे पहली बार अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को 1757 में पराजित कर दिया। युद्ध का नाम क्या होगा? प्लासी का युद्ध। फिर 1764 में उस अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगलिया सल्तनत शाह आलम द्वितीय तीनों को एक साथ पराजित करेगा 1764 के बक्सर के युद्ध में। समझ गए बच्चे? तो बक्सर के युद्ध में पराजित कर दिया बच्चे। आगे हम जानेंगे कि धीरे धीरे अब हमारे देश पे वो ऐसे राज कर लेंगे। कहानी शुरू होती है बच्चे। और इसको बंद करना जी सब, तुरंत फैन बंद करो। झांसी की रानी मेन टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं, अब यहाँ से शुरुआत हो रही है बच्चे। इसको मुख्य तौर पे जानेंगे। 5 मिनट का क्लास है, खूब बढ़िया इसे समझेंगे। 1852, आवाज सभी बंद करो और समझो ठीक से। 1852 की घटना याद रखेंगे बच्चे। 1852 में, अब ये झांसी की रानी से डायरेक्ट संबंधित है ये कहानी, इसलिए यहाँ से सभी समझोगे। 1852 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी, एक अंग्रेज गवर्नर जनरल भारत आया। कौन आया था? लॉर्ड डलहौजी को तुम हमेशा याद करोगे बच्चे। लॉर्ड डलहौजी की ही देन है कि 1852 में उसने आया। भारत में डाक सेवा का शुरुआत उसी ने किया, भारत में बिजली की शुरुआत उसी ने किया, भारत में ये जो रेलवे की शुरुआत मुंबई से थाने तक पहली बार 1853 ईस्वी में रेल की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन था? लॉर्ड डलहौजी। कई अच्छा काम किया, लेकिन उसने कई बुरा काम भी किया। उसने एक नियम लाया, जिस नियम को कहते हैं हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हिंदी में कहते हैं हड़प नीति। कौन सी नीति? चूंकि हम झांसी की रानी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो डलहौजी को जाने बगैर हम ये नहीं पढ़ पाएंगे बच्चे। क्यों रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गई मुख्य तौर पे और ऐलाने जंग कर दी, बगावत कर दी, ये हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे। 1852 ईस्वी में डलहौजी आया और रानी लक्ष्मीबाई का जंग हुआ 1857 में। कब होगा? 1827। खूब बढ़िया शांति से समझोगे। इसके पीछे हमारा प्रीवियस जो हिस्ट्री था, लेकिन अब ये तत्काल रूप से मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। डलहौजी ने जो हड़प नीति लाया, ये हिस्ट्री में ही पूछता है कि हड़प नीति क्या है। लिखोगे कि लॉर्ड डलहौजी ने 1852 ईस्वी में जो हड़प नीति लाया, उसके तहत उसने एक प्रावधान लाया कि भारत का कोई भी राजा यदि उसका अपना वंशज नहीं है, माने अपना पुत्र अगर नहीं है, तो उसके दत्तक पुत्र को, अर्थात गोद लिए गए पुत्र को वहाँ का वारिस नहीं समझा जाएगा। उसके राज्य को कंपनी अपने राज्य में हड़प लेगी, मिला लेगी। आ रहा समझ में ना? इसीलिए इस नीति को कौन सा नीति कहा गया? हड़प नीति। अंग्रेजों ने नाम रखा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सोचो, झांसी की रानी की बातें हो रही है बच्चे। उस समय झांसी नरेश गंगाधर राव से माने समझ लो छबीली की शादी होती है। छबीली की उम्र कम है, गंगाधर राव की उम्र करीब 50 साल के आसपास में है बच्चे। फिर भी उनकी शादी होती है और वो झांसी की महारानी बनती है। लेकिन दुर्भाग्य से माने समझ लो कि इन दोनों से एक पुत्र की प्राप्ति होती है, वह पुत्र भी मर जाता है। उसके पुत्र के मरने में अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसके वजह से उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। फिर अपने वंश को चलाने के लिए, माने वहाँ के राजपाट को आगे बढ़ाने के लिए, लक्ष्मीबाई एक पुत्र को गोद लेती है, जिस पुत्र का नाम क्या होगा? जल्दी बोलो। जिस पुत्र को वो गोद लेती है, उस पुत्र का नाम दामोदर। याद रखोगे, लक्ष्मीबाई जिस पुत्र को गोद ली है, कई बार उसका फिगर भी देखोगे। रानी लक्ष्मीबाई का फिगर के पीछे एक बच्चे को एकदम समझो कि कपड़े से बांध रखी है और हाथों में भ्रिकुटी ताने हुए तलवार अपने एकदम लेकर फोटो खिंचवा रखी है बच्चे। तो जो बच्चा गोद में है
उस बच्चे का नाम क्या है? दामोदर। याद रखना बच्चे। तो दामोदर को समझ लो गोद ले लिए, लेकिन अंग्रेज़ों ने रानी लक्ष्मीबाई के गोद लिए गए पुत्र को उसका वारिस मानने से इनकार कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि उस समय का मध्य प्रदेश ग्वालियर के पास झांसी जो है यह बहुत बड़े माने समझो कि राजमहल है, बहुत बड़ा उसका साम्राज्य है। और उस पूरे महल को हड़पने की योजना अगर अंग्रेज़ बनाएं तो उस समय रानी लक्ष्मीबाई तो लक्ष्मीबाई है, तुम लोगों में से भी कोई हो तो अपना राज्यपाट ऐसे आसानी से जाने दोगे क्या बच्चियों? कोई नहीं जाने देगा बच्चे। समझ में आ गया ना जी? कारण था कि रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर देती है बच्चे, और उस बगावत में जब अपनी तलवार उठाती है तो कहता है कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी ताने थी। माने जितने राजवंश अगल बगल वहाँ ग्वालियर से लेके सतारा से लेके कानपुर से लेकर बिहार की बात करेंगे तो बिहार में भी एक उस समय जगदीशपुर के जो राजा थे, नाम क्या था? वीर कुंवर सिंह, जिनका हाथ कट गया तो कट गया, लेकिन उन्होंने अपनी लोहा मनवाने से मैंने समझ लो अपने आप को कमी नहीं की, वे अंग्रेज़ों से लड़ते रहे बच्चे। तो ऐसे ऐसे वीर सपूत होंगे। तो बिहार के वीर कुंवर सिंह हो, उसी प्रकार कानपुर के नाना शाह पेशवा हो, या ग्वालियर के नरेश हो, या समझो कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, ये सब के सब कई सारे राजवंशों ने भ्रिकुटी तान ली, अपनी आंखें दिखा दी अंग्रेजों, आओ तुमसे दो दो हाथ हम कर लेते हैं। और उसी समय घटना घटती है एक और 11 मई 1857 की घटना, याद रखेंगे। मेरठ से नाम होगा उस घटना को अंजाम देने वाला। इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को सिपाही विद्रोह कहेंगे बच्चे। और वहाँ एक व्यक्ति होगा, एक सिपाही होगा जिसका नाम होगा मंगल पांडे। क्या नाम होगा? मंगल पांडे ने वहाँ से आंदोलन का शुरुआत ही कर दिया बच्चे। लेकिन इस आंदोलन की शुरुआत होगी कहाँ से? बंगाल से। एक बार पुनः थोड़ी सी पृष्ठभूमि में चलते हैं। इस वही बंगाल जहाँ पर एक पंडित जी समझ लो बच्चे सुबह में खेत से लैट्रिन करके आए हुए हैं और अपना लोटा एकदम कल के पास रख कर खूब बढ़िया लोटा, हाथ कम उस लोटा को खूब मले हुए हैं। अब मल के वहीं छोड़ कर जनेऊ चढ़ाए हुए अभी बगल में खैनी ठोक रहे थे। आ रहे समझ में बच्चे? अरे तू सब मत ठोक रही। उसी खैनी ठोकने के समय में देख क्या रहे हैं कि पंडित जी का लोटा, वहीं पे एक व्यक्ति था जो जाति से चमार था बेचारा, वह लोटा हटाया और वो अपना हाथ मलने लगा। पंडित जी तो नाराज हो गए। उसके बाद दुष्ट अधम पापी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस ब्राह्मण के लोटे को छूने की? जाति प्रथा उस समय उच्च स्थान पे था बच्चे। वह व्यक्ति तो हतप्रभ रह गया। वह व्यक्ति चमार जरूर था, लेकिन उसने बताया कि रे पंडित, मेरे लोटा छू देने से तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया क्या? तुम्हें नारायण नारायण क्या बातें करता है, अभी तू जुबान भी लड़ाता है। धर्म भ्रष्ट कर दिया, मेरा लोटा छू दिया, मेरे धर्म को भ्रष्ट कर दिया। उस पंडित को उस चमार ने बताया कि रे पंडित, मैं तुम्हारे लोटा छू देने से तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया, और तुम जो सिपाही हो और जिस कारतूस को तुम दांत से काट कर एनफील्ड राइफल में भरते हो, उस एनफील्ड राइफल के कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी मिलाकर भरी जाती है, तो उसको काटने से तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता। इतना सुनना था कि बगल के मौलाना साहब भी एकदम नाराज हो, अल्लाह अकबर, क्या कह रहा है तू, ऐसी बातें करता है। और वो बेचारा राम राम शिव शिव करने लगे और ये बेचारा अल्लाह अकबर कहने लगे। दोनों मिल गए, दोनों पकड़ लिए उस व्यक्ति को, बोले कि तुम्हारा गला दबा देंगे यहीं पर, तुम्हारी इतनी मजाल कि तू ऐसी बातें बोलता है। दोनों को फटकारा, बोला कि अरे मुसलमानों और हिंदुओं, बहुत ज़्यादा धार्मिक बन रहे हो तुम लोग, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं उसी कंपनी में काम करता हूँ जहाँ कारतूस राइफल को भरा जाता है। और जब वो लेकर गया बच्चे उसमें, तो देखता क्या है, एक कड़ाह में समझ लो गाय की चर्बी खौलाई जा रही है और एक कड़ाह में सूअर की चर्बी खौलाई जा रही है। धन्य है ये हिंदुस्तान, यहाँ प्रायः लोग मानते हैं कि हिंदू गाय को खा सकते हैं, लेकिन क्या सभी हिंदू गाय खाते हैं? नहीं। ये माना जाता है कि मुसलमान, अरे मैंने उल्टा ही बोल दिया बच्चे, उल्टा बोल दिया, सॉरी।
यहाँ माना जाता है कि हिंदू जो है वो सूअर को खा सकता है, लेकिन सभी हिंदू सूअर खाते हैं क्या? नहीं। उसी प्रकार मुसलमानों की बात की जाए तो ये माना जाता है कि मुसलमान गाय खा सकते हैं। तो जिस प्रकार सभी हिंदू सूअर नहीं खाते हैं, उसी प्रकार सभी मुसलमान गाय भी नहीं खाते हैं। लेकिन ईसाइयों की बात करेंगे तो ईसाई गाय और सूअर दोनों खाते हैं, तो उनको कोई टेंशन नहीं। लेकिन उसने कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी क्यों मिलाया बच्चे? कि यहाँ के जो हिंदू हैं अगर वो गाय की सूअर को काटते हैं तो उनका धर्म भ्रष्ट, आज जो मुसलमान हैं सूअर के चर्बी को अगर दांत से काटते हैं तो उनका भी धर्म भ्रष्ट। अब वो सोचेंगे भाई धर्म भ्रष्ट हो गया तो चलो ईसाई धर्म अपना ले। तो ईसाइयों के धर्म प्रचार के लिए इतना सुनना था बच्चे कि हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिक एकदम बगावत पर उतर गए, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं कर रही थी कि अंग्रेज़ों का खुलकर विरोध करे। अब ये बातें पहुँचते पहुँचते पहुँच गई कहाँ? मेरठ। मेरठ में वहाँ पे समझो सैनिकों की टुकड़ी खड़ी है और परेड करवाने के लिए कैप्टन फिनिश ऑर्डर पे ऑर्डर दिया जा रहा है। पहला ही ऑर्डर देते नाउ लोड द गन, सब ने अपने अपने गन को लोड किया, ना बोले फायर, सब ने फायर किया। लेकिन समझ लो उसमें से मंगल पांडे ने बोला कि मैं फायर नहीं करूँगा और न मैं लोड करूँगा। इतना सुनना था कि कैप्टन फिनिश गुस्से में आ गया और बोला कि पकड़ लो इसको और इसे सज़ा दो। लोग क्या सज़ा देते? दूसरा बगल का व्यक्ति जो लोड कर चुका था दांत से काट के, मंगल पांडे ने उसका गन लिया और कैप्टन फिनिश को एक गोली मारकर फिनिश कर दिया। समझ गए बच्चे? कैप्टन फिनिश हो गए बच्चे। अब उसके बाद फिर पकड़ने जो आए उसको अपने हथियार से कईयों को मारा। अब बगावत की शुरुआत कर दी। 11 मई 1857 मेरठ से सिपाही विद्रोह की शुरुआत हो गई। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत उधर से मंगल पांडे कर दिया और इधर से कौन? रानी लक्ष्मीबाई। तो मेरे साथ पढ़ो बच्चे, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नहीं। जो बूढ़ा भारत था सब के सब एकदम खून खौलने उठा लगा बच्चे। हिंदुओं का खून अलग खौल रहा था, मुसलमानों को खून अलग खौल रहा था। क्यों खून रहा था? खून खौल रहा था बच्चों, वो चर्बी जो खिला रहा था सर। और बच्चे कहता है गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली। तो इसी को हमने लिखा है बच्चे कि 1852 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी जब भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया तो उसने हड़प नीति लागू किया। कौन सा नीति? जिससे झांसी, लखनऊ, बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध, पंजाब, वर्मा, बंगाल, मद्रास, ये सभी नाम याद रखोगे तुम लोग। आदि राज्यों को हड़प नीति के तहत हड़पना शुरू कर दिया, जिसके कारण इन राज्यों में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी, जो 1857 में, याद रखेंगे, 11 मई 1857 के मेरठ से शुरू हो गया। शुरू करने वाला व्यक्ति कौन? मंगल पांडे। शुरुआत का जगह कौन सा? मेरठ। तारीख कौन सी? एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, रेलवे में एक बार नहीं कई बार पूछा हुआ है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 11 मई 1857। कहाँ से हुई थी? रानी लक्ष्मीबाई अपने पिता मोरोपंत की इकलौती संतान थी। लक्ष्मीबाई के पिता का नाम क्या था बच्चे? तथा कानपुर के नाना साहब पेशवा की मुंहबोली बहन थी। लक्ष्मीबाई बचपन से ही वीरांगना थी। बेटी होने के कारण वह सत्ता से वंचित होने लगी, जिसके कारण वह खुलकर अंग्रेज़ों का विद्रोह की। उसके भीतर देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। वह भारत को गुलामी से मुक्त करना चाहती थी बच्चों। इसके लिए उन्होंने 23 वर्ष की उम्र में अपनी जान की बाजी लगा दी। मात्र 23 साल की अवस्था में वो शहीदों की श्रेणी में चली गई है बच्चे। अंदाज़ा लगाओ, तुम्हारा उम्र बहुत लंबा होता है ये मायने नहीं रखता,
लेकिन कम उम्र में भी कितने महान काम करते हो, ये मायने रखता है बच्चे। समझ में आ गया ना। लक्ष्मीबाई को वीर शिरोमणि शिवाजी की गाथाएं जवानी याद थी, जिसके कारण वह और बढ़ चढ़कर देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में हिस्सा ली। तुम्हें जब भी मौका मिले तो तुम लोग शहीदों की कहानियाँ पढ़ो बच्चे, वीरों की कहानियाँ पढ़ो, न कि सरस सलील पढ़ो और समझो कि ये सामान्य तौर पे हीरो हीरोइन की कहानियाँ मत पढ़ा करो बच्चे। कहता है इसमें से कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई में। इस शब्द की व्याख्या करें, खूब बढ़िया समझो। इसकी व्याख्या करने के लिए बार बार पूछता है बच्चे, कहकर हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई में, माने लक्ष्मीबाई तो वीर थी ही, जो झांसी के राजा थे, काफ़ी संपन्न राजा थे, इसलिए वैभव वाले माने जाते थे। तो कहते हैं इसमें वीरता का संकेत लक्ष्मीबाई के शौर्य से है और वैभव का संकेत झांसी के राजकुमार की अकूत संपत्ति से है। लगता है कि वीरता का ब्याह दौलत के साथ किया गया है। लक्ष्मीबाई वीरता की जीवित मूर्ति थी और झांसी के राजा वैभव के प्रतीक थे। इस तरह वीरता का विवाह वैभव के साथ हुआ। ब्याह के बाद लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बन गई। राजमहल में शहनाइयाँ बज उठी और झांसी में खुशी की लहर दौड़ गई। और कहानी कब ट्विस्ट करता है बच्चे, तो झांसी के राजा गंगाधर राव, क्या नाम था? तो लक्ष्मीबाई की शादी किससे हुई थी? तो कहता है कि झांसी के राजा गंगाधर राव से शादी के कुछ ही दिन बाद राजा की मृत्यु हो गई। इनको भी कोई संतान नहीं था, इसलिए डलहौजी ने इनके राज्य को हड़पना चाहा। और बीच की कहानी में बताया था बच्चे, एक औलाद हुआ इनको, लेकिन वो क्या हुआ, मर गया। और फिर इन्होंने गोद लिया किसको? दामोदर को, जिसे अंग्रेज़ों ने मानने से इनकार कर दिया और अंग्रेज़ों ने झांसी को भी हड़पना चाहा। झांसी में आकर अंग्रेज़ों को लोहे के चने चबाने पड़े। लेफ्टिनेंट वाकर घायल होकर भाग गया। पहली लड़ाई जो हो रही है किससे हो रही है? लेफ्टिनेंट वाकर से, और वाकर वॉकिंग करते हुए वहाँ से भाग गया घायल होकर बच्चे। उसके बाद रानी कालपी पहुँची। कहाँ पहुँची है? झांसी से कालपी। यहाँ भी अंग्रेज़ हार गए। फिर रानी ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। वहाँ जनरल स्मिथ के साथ रानी का सामना हुआ और स्मिथ को भी हार हुई। माने समझ लो, सबसे पहले किसको हराया? वाकर को। फिर कालपी पहुंची है, वहाँ भी हराई है, ग्वालियर पर अधिकार की। अब वहाँ के जनरल स्मिथ को भी उसने हरा दिया। इसके बाद हीरोज सामने आया। ये मेन विलेन होगा बच्चे। कौन? कैप्टन हीरोज या जनरल हीरोज के नाम से भी इसे जाना जाएगा। रानी भारी मार काट मचाते हुए उसकी सेना को पार कर गई, किंतु दुर्भाग्यवश एक नाला के सम्मुख रानी का घोड़ा अड़ गया, क्योंकि घोड़ा नया था। माने समझो कि उस नाले को पार नहीं कर रहा था बच्चे। बड़ी वीरता के साथ अंग्रेज़ों से युद्ध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। रानी स्वयं तो शहीद होकर स्वर्ग चली गई, किंतु हमें स्वतंत्रता का पाठ पढ़ा गई। अब इसमें लेसन समाप्त है बच्चे। 2 पॉइंट है, इसका समझ लो। कहता है कि झांसी से 100 मील की दूरी तक तय कर कालपी में लक्ष्मीबाई का घोड़ा पहुंचा, जो थक कर गिर गया था। याद रखेंगे, रानी झांसी से कितने मील की दूरी तक उनका घोड़ा गया? 100 मील। और कहाँ पे उनका घोड़ा पहुंचकर थक कर गिर गया था? कालपी में। ग्वालियर के राजा कौन था बच्चे? सिंधिया। ग्वालियर का राजा सिंधिया रानी से पराजित होकर राजधानी छोड़कर भाग गया। अब लास्ट इसे समझ लो, उसके बाद अभी तुम जाओगे बच्चे। 1857 में, इसको मुख्य तौर पे अंतिम पॉइंट में पढ़ा रहा हूँ बच्चे। 1857 में जब तलवार रानी ने उठाई तो अंग्रेज़ों का सिंहासन हिल गया। अब पूरी कविता का सारांश तुम्हें मुश्किल से 2 मिनट में मैं बता रहा हूँ। कहता है कि रानी की अगुवाई में देशी राजाओं ने भी पराधीनता की बेड़ी से मुक्ति पाने के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध आवाज़ उठाने का निश्चय किया। उन्होंने महसूस किया कि आज़ादी में ही लोगों का शान मान सुरक्षित रहता है। आवाज़ बंद करोगे सभी बच्चे और समझोगे। इसलिए सबने अंग्रेज़ों को दूर भगाने के लिए कमर कस कर तैयारी कर ली।
सब ने आज़ादी की कीमत पहचान ली थी, उन्हें अब गुलामी में रहना पसंद नहीं था। कुल मिलाकर ये जान लो कि 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना की तरह लड़ी। लड़ते हुए हमारे अंदर उन्होंने स्वतंत्रता की आग जला दी, जो एक ही बार 1857 से शुरू हुआ और करीब 100 साल के पहले ही, माने 1957 के 10 साल पहले, कब 1947 ईस्वी में 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी दिलाकर ही शांत हुई। बाकी अब इसके बारे में जो भी पढ़ना है बच्चे, कि रानी लक्ष्मीबाई दुर्गा के समान अंग्रेज़ों से की सेना का संहार किया। जिस प्रकार दुर्गा ने राक्षसों को गाजर मूली की तरह काटा था, उसी प्रकार रानी की तलवार ने भी अंग्रेज़ों को मैदान छोड़ने पर मजबूर किया और रानी ने वैसे गाजर मूली की तरह काटा।